बारिश की बूंदों के बीच काले कोट में खड़ा। ये शख्स माहिष्मती के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, जाओ तियान। एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये खौफनाक बॉस एक वक्त पर स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था। कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। बाहुबली का सपना बस एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। क्लास में पढ़ाई के वक्त टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं। बाहुबली बिल्कुल सही जवाब देता है, पर जैसे ही वह बैठने लगता है, अचानक उसकी कुर्सी पीछे खींच ली जाती है। बाहुबली जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से वह इन सब के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था। तभी एक बुली आकर उसके सिर पर मारता है और उसे डांटते हुए चुपचाप बैठने को कहता है। बाहुबली का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। वो घूमकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, लेकिन उस अकेले की हिम्मत उन गुंडों के आगे ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल वे सब उस पर टूट पड़ते हैं और मिलकर उसे बुरी तरह जमीन पर गिराकर पीटते हैं, चोट खाया हुआ और दर्द से रोता हुआ। बाहुबली खुद से बस यही सवाल करता है कि आखिर उसने क्या गलत किया है, क्यों वह इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। ग्राउंड में जब बाहुबली अकेले फुटबॉल खेलना चाहता था तो वहां भी वही गुंडे आ जाते हैं और उसे पनौती बोलकर बेइज्जती करके वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन गुंडों ने खुद फुटबॉल फाड़ दी थी, पर इसका सारा इल्जाम वह जबरदस्ती बाहुबली पर थोप देते हैं। है कि उसने बॉल को छुआ तक नहीं, पर गुंडों की उस भीड़ में उसकी कोई नहीं सुनता। वह आखिरकार समझ चुका था कि इस कमजोर दुनिया में सच्चाई की नहीं, सिर्फ ताकत की अहमियत है। आखिरी उम्मीद लेकर वह अपने टीचर के पास जाता है और बताता है कि कैसे वह लड़के उसे बिना वजह से पीटते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन टीचर उसकी मदद करने के बजाय अपने फोन में देखते हुए उल्टा उसी को ताना मारता है कि अगर सब लोग मिलकर सिर्फ तुम्हें ही परेशान करते हैं तो जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर होगी। टीचर उसे डांटकर वहां से निकल जाने को कहता है। बेबसी से भरा बाहुबली अब अपनी सीट पर वापस आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है। अपनी कॉपी पर गुस्से से पेन चलाते हुए जिससे पन्ना तक फट जाता है, वो फैसला करता है कि वह किसी भी हालत में इस कीचड़ से निकलकर चिंगनान हाई स्कूल जाएगा, ताकि वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह नया सफर उसे किस खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। एक दिन स्कूल में बाहुबली अपने टीचर के पास खड़ा था, जहां टीचर उसकी एडमिशन नोटिस ढूंढ रहे थे। अलमारी के सारे ड्रॉर छान मारने के बाद भी जब नोटिस नहीं मिली तो टीचर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, अभी तो यही थी। फिर उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले क्लास का सबसे बड़ा बुली भल्लाल देव और उसके दोस्त भी अपनी नोटिस लेने आए थे। टीचर ने शक जताया कि कहीं वो लोग बाहुबली की नोटिस भी अपने साथ तो नहीं ले गए और उसे जाकर चेक करने को कहा। भल्लाल देव का नाम सुनते ही बाहुबली के होश उड़ गए। उसे अच्छे से पता था कि वो गुंडे उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। वह समझ गया कि वो लोग उसकी एडमिशन नोटिस को फाड़ना या जलाना चाहते हैं, जो उसके नए मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद थी। बाहुबली रोते हुए टीचर को थैंक यू बोलकर वहां से तेजी से भागा। वहां भल्लाल देव और उसकी गैंग एक गटर के ढक्कन के पास खड़े होकर हंस रहे थे। उनके हाथ में बाहुबली की वही एडमिशन नोटिस थी। बाहुबली हाँफते हुए वहां पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि भल्लाल देव, मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। लेकिन भल्लाल देव उसे चिढ़ाते हुए नोटिस को हवा में ऊंचा उठा देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखा। सारे लड़के तालियां बजाकर बाहुबली का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कम कद होने की वजह से बाहुबली वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अपनी आखिरी उम्मीद को यूं खोते देख बाहुबली पूरी तरह टूट गया। आंसू बहने लगे और वह हाथ जोड़कर रोने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि भल्लाल देव, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। उसकी इस बेबसी पर वे सब और जोर से हंसने लगे। भल्लाल देव ने मौका पाकर एक शर्त रखी। उसने नोटिस को जमीन के पास किया और बड़ी ही कमीनी मुस्कान के साथ बोला कि अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। बाहुबली के पास कोई रास्ता नहीं था। इस नरक से निकलने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और गटर के ढक्कन के पास ही घुटने टेक दिए। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वे इस जगह से जरूर निकलेगा और इस जिल्लत का बदला एक दिन जरूर लेगा। लेकिन भल्लाल देव का मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही बाहुबली ने घुटने टेके, भल्लाल देव ने अचानक अपना हाथ खाली दिखाया और बोला कि नोटिस तो गलती से गटर के अंदर गिर गई। बाहुबली का दिल बैठ गया, पर अगले ही पल भल्लाल देव ने अपनी जेब से असली रेड एडमिशन लेटर निकाला और हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लूजर इस स्कूल में सेलेक्ट हो गया। इस बार तो तुमने हैरान कर दिया। भल्लाल देव ने बाहुबली के सिर पर मारा और उसे जमीन पर रोता हुआ छोड़कर अपनी गैंग के साथ हंसी मजाक करते हुए चला गया। बाहुबली जमीन पर बैठकर उस लेटर को देखता है और रोती हुई आंखों के साथ मुस्कुराता है कि आखिरकार वह अब यहां से जा सकता है। चिंगनान हाई स्कूल का रास्ता अब साफ था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। बाहुबली अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी मां कपड़े धोने के लिए बाहर आती हैं और उसे ताना मारती हैं कि सारे दिन घर में क्यों घुसा रहता है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेला कर। उसके पिता भी बीड़ी पीते हुए कहते हैं कि अच्छे स्कूल हो गया है तो थोड़ा घूम फिर कर रिलैक्स कर लो, पर बाहुबली कहता है कि वह घर पर ही ठीक है।
तभी वहां एक लंबे काले कोट में एक लड़का आता है, जिसे देखकर बाहुबली के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वे उसका बड़ा भाई जैसा दोस्त कटप्पा था। कटप्पा बताता है कि वह शहर के चिंगनान वोकेशनल कॉलेज में पढ़ता है, जो बाहुबली के नए स्कूल के बिल्कुल पास है। बाहुबली उत्सुकता से शहर और उस स्कूल के बारे में पूछता है, तो कटप्पा उसे बताता है कि वहाँ बहुत सारे इंटरनेट कैफ़े, खाने-पीने की गलियाँ और शहर जाने के लिए काफ़ी बसेस हैं। कटप्पा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर चिंगनान हाई स्कूल में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे याद करना। कटप्पा के जाने के बाद बाहुबली थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल में भी एक लड़के ने उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर बाद में वो खुद उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगा था। बाहुबली को लगता है कि चिंगनान हाई स्कूल तो एक टॉप लेवल स्कूल है। वहाँ भला क्या मुसीबत आएगी? वहाँ तो सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वह अपने पुराने बुरे वक्त को भूलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। बाहुबली अपने माता-पिता के साथ भारी बिस्तर और सामान लेकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। बस आने पर उसकी माँ काफ़ी जल्दी में उसे अंदर भेजती हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए देर ना हो जाए। बस के अंदर बाहुबली थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसके माता-पिता इतना सारा सामान उठाए हुए थे। जब वे सब चिंगनान हाई स्कूल पहुंचते हैं, तो स्कूल की शानदार बिल्डिंग देखकर बाहुबली के पिता के आंसू निकल आते हैं। माँ काउंटर पर बैठी मैम से पूछती हैं कि फ्रेशमैन बाहुबली का हॉस्टल रूम कहाँ है? तो मैम बताते हैं कि बिल्डिंग नंबर 3, रूम नंबर 23 में चले जाओ और वहाँ बिस्तर पहले से मिलेंगे। सामान लाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सुनकर पिता थोड़ा निराश होते हैं कि इतनी दूर फिजूल में सामान उठाकर लाए। माँ बाहुबली को पहले अंदर भेज देती हैं और कहती हैं कि वे सामान वापस छोड़कर बाद में उससे मिलने आएंगी। बाहुबली अपनी नई क्लास में आता है और सबको स्माइल करते हुए अपना इंट्रो देता है। वहाँ उसकी दोस्ती चेनमिंग और लीना नाम के बच्चों से होती है, जो बहुत फ्रेंडली थे। तभी उसकी नज़र क्लास में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। बाहुबली उसके पास जाता है और अपना नाम बताता है। वह लड़की बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ अपना नाम देवसेना बताती है। तभी स्कूल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे नए स्टूडेंट्स अपनी स्टूल्स लेकर ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। बाहुबली मौका देखकर देवसेना से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी स्टूल उठाने में मदद करूं? देवसेना उसे थैंक यू बोलती है और दोनों एक साथ ग्राउंड की तरफ चल देते हैं। ग्राउंड में जब सब बैठे होते हैं, तो देवसेना से आने वाली हसीन खुशबू बाहुबली का दिल धड़का देती है। वह सामने देखने का नाटक तो कर रहा था, पर उसकी नजरें देवसेना को ही निहार रही थीं। सेरेमनी खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप क्लास की तरफ वापस जाने लगते हैं। बाहुबली को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शानदार स्कूल की दीवारों के पीछे एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक दुनिया उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच से भी परे थी। सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में। टीचर अंदर आते हैं और बाहुबली यहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैठा होता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्कूल लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था। वो अपने बगल में बैठी लड़की देवसेना से पूछता है कि क्या हम आगे भी एक साथ बैठ सकते हैं। देवसेना खुशी से हाँ बोल देती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। क्लास में सब कंप्लेंट करते हैं कि पहले ही दिन कोई लेट कैसे हो सकता है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा चौड़ा और खतरनाक दिखने वाला लड़का अंदर आता है। इसका नाम भल्लाल देव है। वो बताता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और वह सिर्फ बास्केटबॉल्स के स्पोर्ट्स कोटा की वजह से इस टॉप स्कूल में आया है। टीचर उसे तुरंत क्लास मॉनिटर बना देते हैं। पूरी क्लास खुशी से तालियां बजाती है। पर बाहुबली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। बाहुबली की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह डर से कांपने लगता है। वह अपने मन में कहता है, सब खत्म हो गया। मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया, फिर भी बच नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भल्लाल देव इस स्कूल में कैसे आ गया। तभी टीचर बोलते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं, वह अपनी पसंद की सीट चुन सकता है। बाहुबली अपना सामान उठाता है और भल्लाल देव की नज़रों से बचते हुए पीछे बैठे एक चश्मे वाले लड़के चेनमिंग के पास चला जाता है। अपना नाम बताता है और दोस्त बन जाते हैं। फ्री टाइम मिलते ही भल्लाल देव अपना रौब जमाने के लिए सबको अपनी तरफ से लंच पर ट्रीट देने का ऑफर करता है। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। भल्लाल देव अचानक अपनी उंगली बाहुबली की तरफ पॉइंट करता है और सबके सामने कहता है, सिर्फ इसे छोड़कर। वो कहता है कि ये हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं है। वह बताता है कि हम दोनों एक ही टाउन से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कैसा इंसान है। वह सबको प्रॉमिस करता है कि लंच के टाइम वह बाहुबली की सारी सच्चाई सबको बताएगा। पूरी क्लास बाहुबली पर हंसने लगती है। बाहुबली को बहुत ह्यूमिलिएशन महसूस होता है, पर वह चुपचाप नीचे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद देवसेना उसके पास आती है। वो गुस्से में पूछती है कि तुमने भल्लाल देव को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। बाहुबली कहते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो अंजाम और भी बुरा होगा। ये सुनकर देवसेना थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वह समझाती है कि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो स्ट्रांगली कहती हैं कि अगली बार अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो पलटवार करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी तरफ से स्टैंड लूंगी, क्योंकि मुझसे तुम्हारी ये बेइज्जती नहीं देखी जाती। ये सुनकर बाहुबली को थोड़ी हिम्मत मिलती है।
वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निपट लूंगा। ये सुनकर देवसेना खुशी से मुस्कुरा देती है। लेकिन क्या सच में बाहुबली डर छोड़कर भल्लाल देव का सामना कर पाएगा? या लंच टाइम में भल्लाल देव उसका कोई ऐसा राज खोलने वाला है जिससे इस नए स्कूल में बाहुबली की जिंदगी पहले दिन ही बर्बाद हो जाएगी? देवसेना की बातों से बाहुबली को थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। पर उसे नहीं पता था कि अगले ही पल वहां भल्लाल देव अपने दोस्तों के गैंग के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। भल्लाल देव गुस्से में पूछता है कि देवसेना उससे क्या कह रही थी। बाहुबली थोड़ा घबराकर कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन भल्लाल देव कहाँ मानने वाला था। वो बाहुबली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू खुद को कोई हीरो ने समझता है क्या? फिर जोर से बाहुबली की टेबल पर मुक्का मारता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तेरी हड्डियों में फिर से खुजली हो रही है। डर के मारे बाहुबली तुरंत अपनी जगह से उठता है और कॉरिडोर में भागने लगता है। भागते हुए वो अपने मन में सोचता है कि भले ही ये कायरता हो, पर मार खाने से तो बेहतर ही है। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। भल्लाल देव का एक दोस्त सुन हाओ उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और भल्लाल देव उसकी बात मान भी जाता है। ये देखकर बाहुबली को रियलाइज होता है कि इस ग्रुप का असली बॉस भल्लाल देव नहीं बल्कि सुनहाव है। इस घटना के बाद बाहुबली पूरी तरह टूट चुका था। वह कैफेटेरिया में अकेला बैठकर बचे हुए डर के साथ अपना खाना खाता है। रात को डॉर्म रूम में भी उसे शांति नहीं मिलती। उसके सभी रूममेट्स भल्लाल देव की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि वह कितना अमीर और कूल है। कोई बताता है कि भल्लाल देव ने उन्हें बाहुबली का राज बता दिया है। वह बताता है कि बाहुबली मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा मार खाने वाला डरपोक लड़का था और अब यहाँ भी क्लास मॉनिटर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अपने ही दोस्तों के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर बाहुबली चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से सवाल करता है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूं? क्या कोई आकर मुझे इस नरक से निकालेगा? पर अचानक उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच जाती है। वह आंसू पोंछते हुए डिसाइड करता है कि अब और नहीं, कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसे खुद ही अपने आप को बचाना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगले दिन जब बाहुबली क्लास में आता है तो उसके चलने के ढंग और आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। भल्लाल देव उसे देखकर इस्मक करता है, जैसे सोच रहा हो कि आज फिर इसका शिकार करेगा। पर बाहुबली बिना किसी डर के चुपचाप अपने दोस्त चेन मिंग के पास आकर बैठ जाता है। चेन मिंग भी नोटिस करता है कि आज बाहुबली थोड़ा अलग लग रहा है। क्लास में फिर से तमाशा शुरू हो जाता है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैठा भल्लाल देव मजे से चिकन खा रहा होता है। वह जानबूझकर चिकन की चबाई हुई हड्डियां बाहुबली पर फेंकने लगता है। एक हड्डी सीधे बाहुबली के सिर पर आकर गिरती है। पूरी क्लास के सामने भल्लाल देव जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। इस बार बाहुबली का डर गुस्से में बदल जाता है। उसका खून खौलने लगता है और वो अपने पेन को जोर से पकड़ते हुए सोचता है कि मुझे मजबूर मत करो। वह गुस्से से आग बबूला होकर भल्लाल देव को सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी टीचर जोर से चिल्लाते हैं, क्लास में शांति रखो। बाहुबली रुक जाता है। क्लास खत्म होने के बाद देवसेना परेशान होकर बाहुबली के पास आती है और पूछती है कि क्या भल्लाल देव ने तुम्हें फिर से परेशान किया? भल्लाल देव ठीक उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से उन्हें देख रहा था। पर इस बार बाहुबली के चेहरे पर डर का एक नामो निशान नहीं था। वह एक शांत और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उससे खुद निपट लूंगा, तुम बस देखती जाओ। उसका ये नया और निडर रूप देखकर देवसेना और भल्लाल देव दोनों हैरान रह जाते हैं। और भल्लाल देव को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए बाहुबली सबके सामने प्यार से देवसेना के सिर पर हाथ रख देता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है बाहुबली अपनी जगह से उठता है। वह चुपचाप खिड़की के पास रखा एक भारी गमला उठाता है। उसकी इस हरकत को देखकर पूरी क्लास और वह लड़की हैरान रह जाते हैं। भल्लाल देव अभी कुछ समझ ही पाता कि अचानक बाहुबली वह पूरा का पूरा गमला पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारता है। गमला बुरी तरह टूट जाता है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। बाहुबली यहीं नहीं रुकता। वह गुस्से में डेस्क को लात मारकर साइड करता है और उस बुली पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वह चिल्ला चिल्ला कर उस बुली के मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। वह उसे जमीन पर पटक देता है और दर्द और गुस्से में चीखता है कि आज वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाहुबली का यह खौफनाक रूप देखकर पूरी क्लास डरी हुई थी। तभी बाकी लड़के आगे आते हैं और किसी तरह बाहुबली को पकड़कर पीछे खींचते हैं। पर बाहुबली अभी भी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था और गुस्से से चीख रहा था। भल्लाल देव जमीन पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह सदमे में था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहुबली पलटकर इतना भयानक वार करेगा। बाहुबली खुद को शांत करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि दोपहर में वो वापस आएगा और उसे इससे भी बुरी तरह पीटेगा। बाहर हॉलवे में चलते हुए बाहुबली का एड्रेनलिन ठंडा होता है और वो रोने लगता है। उसे पता था कि जो उसने अभी किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्टल में उस बुली के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह रोता हुआ सोचता है कि क्या कटप्पा नाम का लड़का उसकी मदद करेगा, जो एक वोकेशनल कॉलेज का जाना माना बदमाश था। पर अभी के लिए स्कूल में रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए बाहुबली चुपचाप स्कूल के पीछे की तरफ जाता है और कांच के टुकड़ों से भरी ऊंची दीवार को फांदकर बाहर कूद जाता है।
घास पर गिरने के बाद वह खुद पर ही हंसता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा एक पढ़ाकू और शांत स्टूडेंट कभी स्कूल से इस तरह दीवार कूदकर भागेगा। वह अकेला ही शहर की सड़कों की तरफ निकल जाता है। कहानी की शुरुआत में बाहुबली एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन आज का बाहुबली कोई किंग नहीं बल्कि एक आम सा डरा हुआ लड़का है। अंदर काफी धुआं और भीड़ है, और वहां दो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे। एक सफेद बालों वाला जिसका नाम हुआंगली था, और दूसरा ब्लैक शर्ट वाला कुमार वर्मा। बाहुबली डरते हुए अंदर जाता है, क्योंकि उसे यहाँ कटप्पा की तलाश थी। जब वह आसपास देखता है तो उसे वह कहीं नहीं मिलता। वह काउंटर पर जाकर कैफे के बॉस से पूछता है कि क्या उसने चिंगनान स्कूल के कटप्पा को देखा है। बॉस कहता है कि वह रात भर बैठकर गेमिंग करता है और अभी पक्का अपने डॉर्म में सो रहा होगा। ये सुनकर बाहुबली की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। बाहुबली हिम्मत करके उन खतरनाक लड़कों से पूछता है कि क्या वह कटप्पा को जानते हैं, क्योंकि कटप्पा उसका बड़ा भाई है और उसे उससे एक जरूरी काम है। ये बात सुनते ही पूरे कैफे में हंसी छूट जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हुआंग लेई हंसते हुए कहता है कि यह कितनी अजीब बात है। यहाँ कौन है जो कटप्पा को नहीं जानता। उसका भौकाल पूरे स्कूल में इतना ज्यादा है कि बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। हंसता देख बाहुबली को गुस्सा आ जाता है। वे थोड़े तेवर में कहता है कि अगर जानते हो तो सीधे सीधे बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हुआंग लेई को उसके ये नखरे बहुत दिलचस्प लगते हैं। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, क्या किसी ने तेरी पिटाई कर दी है। बाहुबली बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि अभी नहीं, पर दोपहर तक पक्का पिटने वाला हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हर एक लड़का फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। बाहुबली गिड़गिड़ाता है कि उसे जल्दी बताओ, वरना आज उसका बचना मुश्किल है। उसकी ये हालत देखकर कुमार वर्मा को उस पर तरस आ जाता है, और वह कहता है कि ठीक है, वह उसे कटप्पा के पास ले जाएगा। दोनों बाहर निकल कर चलने लगते हैं। रास्ते में कुमार वर्मा उससे पूछता है कि आखिर चक्कर क्या है। बाहुबली बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने भल्लाल देव नाम के एक लड़के को बुरी तरह पीटा है, और अब वह लोग दोपहर में डॉम के बाहर उसका हिसाब बराबर करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। कुमार वर्मा ये सुनकर हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, इस छोटे से काम के लिए कटप्पा को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही इसे अकेले निपटा देगा। पर बाहुबली को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वह कहता है कि वह उसे ढंग से जानता तक नहीं है। तब कुमार वर्मा उसे समझाता है कि कटप्पा का भाई सबका भाई, और अब उसकी परेशानी उनकी परेशानी है। वो आज दोपहर तक इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बाहुबली अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि यह अकेले इतने सारे लड़कों को कैसे संभालेगा। क्या ये रास्ते चलते किसी को भी मदद के लिए बुला लेगा। तभी अचानक कुमार वर्मा सड़क के उस पार एक लड़के को आवाज लगाता है। एक सफेद जैकेट वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ दौड़कर वहां आता है और कुमार वर्मा को बहुत इज्जत से भाई बुलाता है। कुमार वर्मा उसे डांटता है कि वह क्लास छोड़कर बाहर क्यों घूम रहा था। उस लड़के का नाम वांगताओ था। वांगताओ हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ खाना खाने की बात करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी ही क्लास के लिए निकलना होगा। तभी कुमार वर्मा आगे आता है और उनसे एक जरूरी बात करने को कहता है। वांगताओ बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि कुमार वर्मा के लिए वो कुछ भी करने को राजी है। कुमार वर्मा अपने छोटे भाई बाहुबली से मिलवाता है, जो उन्हीं के स्कूल का एक नया स्टूडेंट है। बाहुबली को देखते ही वांगताओ कहता है कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कुमार वर्मा बताता है कि बाहुबली को उसकी क्लास में थोड़ी परेशानी हो गई है और वांगताओ इस मामले को संभाल ले। वांगताओ गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कुमार वर्मा के भाई को परेशान करे। वह उसकी खाल खींच निकालेगा। कुमार वर्मा उसे उस लड़के का नाम बताता है, भल्लाल देव। नाम सुनते ही वांगताओ को सब याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि ये वही भल्लाल देव है जो सुनहाओ की क्लास का मॉनिटर है, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आया है। वह बड़े आराम से कहता है कि वह उसे मजा चखाएगा। कुमार वर्मा ये सुनकर खुश होता है और मामला उसे सौंपकर अपने रास्ते निकलने लगता है, क्योंकि उसे गेम में मॉन्स्टर्स को मारना था। लेकिन बाहुबली बात को बीच में ही रोक देता है। सब इतना आसान नहीं होने वाला। कुमार वर्मा को लगता है कि शायद बाहुबली डर रहा है, पर बाहुबली बताता है कि असली दिक्कत भल्लाल देव नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा रहने वाला सुनहाओ है। अगर वांगताओ ने भल्लाल देव पर हाथ उठाया तो सुनहाओ बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। कुमार वर्मा को सुनहाओ के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए वे पूछता है कि ये सुनहाओ आखिर है कौन और उसकी क्या औकात है। वांगताओ बताता है कि सुनहाओ भी माहिष्मती से ही है, और अगर वे इस सब में बीच में आया तो मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो सकता है। कुमार वर्मा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अगर वांगताओ को यह काम मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से दफा हो जाए, वह किसी और को ढूंढ लेगा। वांगताओ तुरंत पीछे हट जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि वह इस काम को जरूर करेगा, क्योंकि सुनहाओ के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं और वह उसकी इतनी बात तो मान ही लेगा। फिर वांगताओ पूछना चाहता है कि आखिर बाहुबली और भल्लाल देव के बीच मामला कितना बड़ा है। बाहुबली बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने भल्लाल देव की अच्छी तरह पिटाई की है और ये भी कहा था कि वह दोपहर को उसे फिर से पीटेगा, इसीलिए वह सब जरूर हॉस्टल में उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर कुमार वर्मा और वांगताओ दोनों खुश हो जाते हैं। कुमार वर्मा को अपने भाई पर नाज होता है और वांगताओ कहता है कि अब इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं,
वे सब मिलकर उसे एक बार फिर मजा चखाएंगे। बाहुबली के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह तो बस इसी मौके के इंतजार में था। इसके बाद वे सब एक गेमिंग जोन के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पहले से ही काफी भीड़ थी और हर कोई गेमिंग में व्यस्त था। तभी वहां बैठा एक लड़का पूछता है कि कटप्पा कहाँ है। कुमार वर्मा बताता है कि कटप्पा अभी सो रहे हैं, और अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो आगे कहता है कि बाहुबली का मामला उतना बड़ा नहीं है और वह खुद ही इसे आराम से सुलझा सकता है, इसलिए कटप्पा को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वे लड़का कहता है कि ठीक है, जैसा उन्हें सही लगे वो करें, बस कटप्पा के भाइयों का ख्याल रखा जाए और कोई गड़बड़ ना हो। कुमार वर्मा उसे भरोसा दिलाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से अपने दोस्तों के लिए सिस्टम चालू करने को कहता है। तभी वहां बैठा एक लड़का चिल्ला उठता है, क्योंकि उसे गेम में एक बहुत ही धांसू वेपन मिल गया था और वे खुशी से पागल हो जाता है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा था। बाहुबली भी हेडफोन लगाकर गेम खेलने में मग्न हो जाता है, पर उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थीं। एक तरफ वो चाहता था कि दोपहर जल्दी से आ जाए, तो दूसरी तरफ उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गेमिंग जोन के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्म था। सभी लोग एक अलग ही दुनिया में खोए थे। तभी घड़ी पर 12 बजते हैं और बाहुबली तुरंत कुमार वर्मा को इशारा करता है। कुमार वर्मा देखता है कि 12 बज चुके हैं और वे तुरंत वांग ताओ को आवाज लगाता है कि वह जल्दी से बाहुबली का मामला सुलझाने के लिए निकले। लेकिन वांग ताओ बिल्कुल आराम से हेडफोन उतारते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे गेम में इस मॉन्स्टर को मारने दो। वो कहता है कि अभी तो स्कूल खत्म हुआ है और भल्लाल देव और उसके लोग भी पहले खाना खाने जाएंगे। उन्हें हॉस्टल लौटने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। कुमार वर्मा ये सुनकर थोड़ा शांत होता है। तभी वहां बैठा एक लड़का कहता है कि खाने का वक्त हो गया है और किसी को जाकर खाना ऑर्डर कर देना चाहिए। एक लड़का तुरंत खाना लाने के लिए निकल जाता है और कुमार वर्मा अपने सभी दोस्तों के लिए भी खाना लाने को कहता है। बाहुबली ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं, जो न सिर्फ उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं, बल्कि उसे खाना भी खिला रहे हैं। वह तुरंत अपनी सीट से उठता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर आकर वह पास की एक शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट्स खरीदता है और वापस गेमिंग जोन के अंदर आ जाता है। वह आकर कुमार वर्मा और बाकी दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स देता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते भी उनका ध्यान गेम पर ही था और माहौल काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद बाहुबली एक सिगरेट सुलगाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। वांग ताओ पास आता है और कहता है कि अब वक्त हो चुका है और उन्हें निकलना चाहिए। बाहुबली तुरंत तैयार हो जाता है। कुमार वर्मा उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उन्हें इस मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। वांग ताओ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कुमार वर्मा चिंता न करें, ये मामला वह आराम से संभाल लेगा। बाहुबली पूछता है कि क्या कुमार वर्मा उनके साथ नहीं चल रहे। कुमार वर्मा मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि वे सब चिंगनान हाई स्कूल के हैं और वे एक वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते वहां जाए तो ये देखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तभी वांग ताओ क्लासरूम से बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। बाहुबली हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां कुछ लड़के बैठकर ताश खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम वापस आ गए। तभी बाहुबली देखता है कि एक लड़के ने अपने गंदे जूते सीधे उसके बिस्तर पर टिका रखे हैं। बाहुबली मन ही मन सोचता है, ये तो मेरा बिस्तर है। तभी बिस्तर पर बैठा वह लड़का सिगरेट सुलगाते हुए बड़े घमंड से कहता है, तुम्हारा बिस्तर सच में काफी आरामदायक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आने की हिम्मत करोगे। मुझे तो लगा था कि तुम डरकर डोंगवान शहर वापस भाग गए हो। बाकी लड़के भी हंसने लगते हैं। बाहुबली अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, भल्लाल देव, हम दोनों एक ही शहर के हैं, तो फिर तुम्हारा इस तरह बार बार मुझे परेशान करना कहाँ तक ठीक है। भल्लाल देव धुएं का कश लेते हुए कहता है, मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है, बस क्या कर लोगे, क्या देख रहे हो। तुमने ही कहा था ना कि दोपहर में तुम मुझसे दोबारा निपटोगे। लो मैं यहीं खड़ा हूं, हिम्मत है तो मारो मुझे। भल्लाल देव की यह बदतमीजी देखकर बाहुबली का सब्र टूट जाता है और वह पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाते ही भल्लाल देव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी वहां बाकी लड़के तमाशा देखने लगते हैं। इतने में वांग ताओ दौड़ते हुए कमरे में आता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ। और वह बिना सोचे समझे भल्लाल देव के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे भल्लाल देव पीछे रखी कुर्सी से जा टकराता है। वांग ताओ आगे बढ़कर भल्लाल देव का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ता है, उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वांग ताओ का ये उग्र रूप देखकर कमरे में मौजूद बाकी लड़के भी बुरी तरह सहम जाते हैं। तभी वहां खड़ा एक दूसरा लड़का सुनहाव आगे आता है और वांग ताओ का हाथ पकड़कर कहता है, ये वांग ताओ, क्या तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। वांग ताओ कहता है, सुनहाव, ये तो सरासर दादागिरी है, इसने मेरे भाई के बिस्तर को पैरों से रौंद दिया। सुनहाव कहता है, लेकिन शुरुआत तो बाहुबली ने ही की थी, उसने क्लासरूम में भल्लाल देव को मारा था। इस पर वांग ताओ पलटकर जवाब देता है,
तो क्या भल्लाल देव ने पहले उसके सिर पर चिकन की हड्डियां नहीं फेंकी थीं? ऐसी हरकत भला कौन बर्दाश्त करेगा? अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो अब तक भल्लाल देव का सिर धड़ से अलग कर चुका होता। ये तो बाहुबली का सीधापन है जो उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। सुन हाव बात को संभालते हुए कहता है, जो भी हो मारपीट करना गलत है। बाहुबली को हमें इसका जवाब देना होगा। वांग ताओ गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? बाहुबली एक सीधा साधा लड़का है और तुम लोग रोज उसे परेशान करते हो। क्या तुम्हें इसमें बड़ा मजा आता है? सुन खाओ कहता है, हमने उसे कब परेशान किया? भल्लाल देव तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और ये पागल हो गया। वांग ताओ उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, अच्छा चबाई हुई हड्डियां किसी के सिर पर फेंकना मजाक होता है क्या? सुन हाओ, हम भी काफी समय से बाहर रह रहे हैं, इसीलिए मुझे बच्चों जैसी कहानियां सुनाना बंद करो। सुन हाओ थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम भल्लाल देव को छोड़ो। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें। मेरा मान रखते हुए इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं। क्या विचार है? तभी भल्लाल देव बीच में बोलते हुए वांग ताओ से पूछता है, कितने पैसे? वांग ताओ हैरान होकर पूछता है, क्या? कौन से पैसे? सुन हाओ भी चौंक जाता है। भल्लाल देव कहता है, जाओ तियान जरा यहाँ आओ, बताओ तुम्हें कितने पैसे दिए दे गए हैं। मैं तुम्हें उससे दोगुना देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही वांग ताओ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह भल्लाल देव को एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, भाड़ में गए तुम्हारे पैसे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बाहुबली मेरा भाई है, समझा तुमने? मेरा भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ गए तुम कुछ भी खरीद लोगे? ऐसा लगता है कि तुमने सुन हाओ को भी पैसों के दम पर ही अपना चमचा बना रखा है। बताओ उसे अपने साथ रखने के लिए कितने पैसे दिए हैं तुमने? सुन हाओ आकर वांग ताओ का हाथ रोकता है और कहता है, ये वांग ताओ, अब बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी, लेकिन तुम तो हद पार कर रहे हो। अगर बाहुबली तुम्हारा भाई है तो भल्लाल देव भी मेरा भाई है। तुम्हारा इस तरह उसे मारना बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि हम बैठकर बात करें कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। रोज रोज का यह ड्रामा ठीक नहीं है। वांग ताओ कहता है, मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे इस भाई ने मुझसे पैसों की बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए बिकने वाला इंसान हूं? सुन हाओ मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो। हम सब एक ही क्लास के छात्र हैं, रोज एक दूसरे के सामने आना है। मेरी मानो तो बाहुबली बस भल्लाल देव से माफी मांग ले और फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। इस तरह ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन वांग ताओ साफ मना कर देता है, इस मामले में बाहुबली की कोई गलती नहीं है। मैं आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा हूं। माफी मांगने या साथ में खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुन हाओ भल्लाल देव की तरफ देखता है और पूछता है, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है? भल्लाल देव गुस्से में कहता है, मुझे बाहुबली की माफी नहीं चाहिए और न ही उसका खाना चाहिए। मैं बस उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। सुन हाओ हंसते हुए कहता है, ये भी सही है, हम दोनों इस मामले से दूर रहें और इन दोनों को आपस में ही अपना मामला सुलझाने दें। तभी बाहुबली आगे आता है। वो भल्लाल देव की तरफ देखता है जो कदकाठी में किसी भालू जैसा मजबूत दिख रहा था। वांग ताओ गुस्से में चिल्लाता है, तुम एक भालू जैसे दिखते हो, तुम्हारी क्या औकात जो बाहुबली से अकेले लड़ोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भल्लाल देव कहता है, मैं तुमसे नहीं सिर्फ बाहुबली से लड़ूंगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो बात अलग है। बाहुबली गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे मंजूर है। वह जानता था कि अतीत में उसे हमेशा कमजोरी की वजह से प्रताड़ित किया गया था। अगर उसे सच में मजबूत बनना है तो उसे इस ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े होने का साहस दिखाना ही होगा। उसे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। वांग ताओ परेशान होकर उसके कंधे पकड़ता है और कहता है, जाओ तियान, तुम्हें इससे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाहुबली मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटा देता है और कहता है, मुझे इसके साथ अकेले ही लड़ने दो। दोनों लड़के कमरे के बीच में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब पीछे हट जाते हैं। वांग ताओ आगे आकर फाइट के नियम तय करता है। पहला नियम, कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। दूसरा नियम, कोई किसी का चेहरा नहीं नोचेगा। और तीसरा नियम, कोई भी प्राइवेट पार्ट पर लात नहीं मारेगा। समझे? भल्लाल देव अपनी उंगलियां चटकाते हुए तैयार हो जाता है। वांग ताओ कहता है, तो फिर शुरू करो। और तभी बाहुबली अपनी पूरी ताकत समेटकर पहला पंच भल्लाल देव की तरफ चलाता है। लेकिन असलियत में बाहुबली अभी जमीन पर गिरा हुआ था और भल्लाल देव उस पर अपने मुक्कों की बरसात कर रहा था। बाहुबली किसी भी तरह भल्लाल देव का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर भल्लाल देव गुस्से में लगातार मारता रहता है। बाहुबली दर्द से रो रहा था, पर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी आग थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो आज हार नहीं मानेगा। अचानक बाहुबली अपनी पूरी ताकत लगाता है और भल्लाल देव को जमीन पर पटक देता है। अब बारी उसकी थी। बाहुबली लगातार अपने मुक्के भल्लाल देव के चेहरे पर बरसाने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि भल्लाल देव के चेहरे से खून न निकलने लगे। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था। इस एक पल के लिए उसने न जाने कितने सालों तक इंतजार किया था। अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद बाहुबली वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है आखिरकार ये सब यहीं खत्म हो गया, पर असल कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। भल्लाल देव के दोस्तों को यह बिल्कुल हजम नहीं होता। वे गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वांग ताओ उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। भल्लाल देव का दोस्त गुस्से में कहता है कि जब भल्लाल देव मार खा रहा था
तो तुमने हमें क्यों रोका? वांग ताओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो सब मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, पर तुम लोग बाहुबली पर हाथ उठाने की औकात नहीं रखते, क्योंकि वह कुमार वर्मा का भाई है। और ये नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुमार वर्मा, ये एक ऐसा नाम था जिससे पंगा लेने के बारे में यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। भल्लाल देव के दोस्तों के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने आज कुछ किया तो वे यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। वे तुरंत भल्लाल देव को समझाते हैं कि चुपचाप हार मान ले। बेचारा भल्लाल देव, जो कुछ देर पहले तक सबसे बड़ा बॉस बन रहा था, अब डर से कांप रहा था। वह लाचार होकर बाहुबली के आगे झुकता है और उससे माफी मांग लेता है। वांग ताओ भी बाहुबली से कहता है कि अब बात यहीं खत्म कर दो। लेकिन बाहुबली को वह बीता हुआ वक्त याद आने लगता है, कैसे भल्लाल देव ने सबके सामने उसके सिर पर खाना फेंककर उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया था। पूरे 3 साल की ये बेइज्जती वह सिर्फ एक सॉरी से कैसे भूल सकता था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि बदले के थे। और तभी बाहुबली ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। बाहुबली उनसे कहता है कि तुम लोग चाहो तो अभी भी लड़ सकते हो। और फिर वह एक चिकन का बड़ा सा पीस निकालता है। वह वही करता है जो भल्लाल देव ने कभी उसके साथ किया था। वह उस सॉस से भरे हुए चिकन को भल्लाल देव के सिर पर रख देता है और सॉस उसके चेहरे पर गिरने लगता है। भल्लाल देव की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। वह बस चुपचाप खड़ा बेइज्जती सहता रहता है। बाहुबली उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? तुम पर अभी भी मेरे घुटना उधार है। भल्लाल देव और उसके दोस्तों का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। बाहुबली एक ही आवाज में उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। बिना एक लफ्ज कहे वे सब वहां से चुपचाप चले जाते हैं। बाहुबली खिड़की के पास जाता है, वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स को देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें कोई तमाशा नहीं दिखा पाया। उसके चेहरे का ये सुकून साफ बता रहा था कि पुराना बाहुबली अब मर चुका है, लेकिन इस नए बाहुबली की ये शुरुआत आगे उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली थी। डॉर्म में खड़े लड़के घबराए हुए थे और कह रहे थे कि उनका मकसद झगड़ा बढ़ाना नहीं, बल्कि मामला शांत करवाना था। लेकिन बाहुबली ने बड़ी शांति से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहां रुक सकते हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। बाहुबली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं तुम्हें रोक नहीं रहा क्योंकि मुझे जाना है। ये कहकर वह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब वह हॉस्टल के कॉरिडोर से गुजरा तो हर कमरे से स्टूडेंट्स झांक कर उसे देख रहे थे। आज बाहुबली का वह पुराना डरपोक रूप बिल्कुल नहीं था। बाहर आते ही वांगता उसके पास आया और पूछा, कैसा लगा? बदला लेने का मजा आया। बाहुबली ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं थोड़ा छोटा सोच वाला आदमी हूं? वांगताओ हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। बदला लेना तो बनता है जो के मिला। बाहुबली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। गुंडा होना शब्द मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था। दोनों स्कूल के कैंपस से निकलकर सीधे एक इंटरनेट कैफे पहुंच गए। अंदर का माहौल काफी एनर्जेटिक था। वहां कुमार वर्मा अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा इंटेंस फोकस के साथ गेम खेल रहा था। जैसे ही बाहुबली अंदर आया, कुमार वर्मा ने तुरंत नोटिस किया कि बाहुबली के चेहरे पर एक बड़ा सा ब्रूस चोट है। वो गुस्से में उठा और वांग ताओ का कॉलर पकड़ लिया। ये क्या है? बाहुबली को चोट कैसे लगी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका ख्याल रखना। वांग ताओ घबरा कर बोला, कुमार वर्मा, गलती मेरी नहीं है। बाहुबली खुद भल्लाल देव से 1-on-1 लड़ने की जिद कर रहा था। बाहुबली आगे आया और कुमार वर्मा को रोकते हुए बोला, कुमार वर्मा, वांग ताओ की कोई गलती नहीं है। मैं खुद लड़ना चाहता था और देखो, मेरी ये चोट तो कुछ भी नहीं है। भल्लाल देव का हाल तो इससे कहीं ज्यादा खराब है। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ है। ये सुनकर कुमार वर्मा थोड़ा शांत हुआ। उसने बाहुबली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कुमार वर्मा ने बाहुबली को साइड में ले जाकर समझाया, मैंने कटप्पा से बात की है। उसने कहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, पर अक्सर लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए अब स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ। पता नहीं कब किसकी मदद की जरूरत पड़ जाए। बाहुबली ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकलकर वापस क्लास में आ गया। क्लास में आते ही सबकी नजरें उस पर थीं। वह अपनी सीट पर गया तो उसके बगल वाला चश्मे वाला लड़का चेन मिंग धीरे से बोला, जाओ तियान, भल्लाल देव ने हम सबको धमकी दी है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वो उसे मार देगा, इसलिए हम डर रहे थे। बाहुबली कुछ बोलने ही वाला था कि तभी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की देवसेना वहां आई। उसने चेन मिंग से कहा, चेन मिंग, क्या हम सीट स्वैप कर सकते हैं? चेन मिंग तुरंत उठ गया और देवसेना बाहुबली के बगल में आ बैठी। उसने बाहुबली के चेहरे पर लगी चोट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा है, नॉट बैड, तुमने तो कमाल कर दिया। बाहुबली थोड़ा शर्मा गया। देवसेना ने आगे कहा, पूरी स्कूल में खबर फैल गई है कि तुम कुमार वर्मा के भाई हो। तुम्हारे पास प्रॉपर बैकिंग है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतने दिन तक उन गुंडों को बर्दाश्त कैसे किया। बाहुबली के मन में ख्याल आया, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। वे बस मुस्कुराता रहा। तभी पीछे से चेन मिंग ने झुककर बाहुबली के कान में धीरे से कहा, भाई देवसेना हमारी क्लास की गॉडेस है। भल्लाल देव भी उसके पीछे पागल है, पर वो तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही देखती है। पहले लोग कहते थे कि तुम लकी हो, पर अब उन्हें समझ आ गया है कि तुम कोई आम लड़के नहीं हो।
बाहुबली हैरानी से देवसेना को देखता है, जो अभी भी उससे प्यार से बात कर रही थी। क्लासरूम का माहौल तो ठीक था, पर बाहुबली के दिमाग में शांति नहीं थी। वो पीछे बैठे कुछ लड़कों को आपस में फुसफुसाते हुए देख रहा था। उसने सोचा, चलो अगर वे लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी उन्हें इग्नोर करूंगा, बस पीस चाहिए मुझे। तभी देवसेना ने एक छोटी सी फोल्डेड पेपर उसकी तरफ स्लाइड की। बाहुबली ने खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, क्या तुमने वो बुक कल फिनिश कर ली? और नीचे एक स्माइली बनाया था। बाहुबली ने मुस्कुराते हुए देवसेना की तरफ देखा, जो शर्माकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। बाहुबली को टीचर के ऑफिस बुलाया गया। टीचर ने गुस्से में पूछा, सच बताओ कि इंग्लिश क्लास में तुमने भल्लाल देव के सिर पर फ्लावर पॉट मार दिया? बाहुबली ने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया, सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं और भल्लाल देव दोनों डोंगुआन टाउन से हैं। हमारे बीच बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो भी सुलझ गया। टीचर ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। एक हफ्ता बीत गया। क्लास में बाहुबली के बगल बैठा चश्मे वाला लड़का चेन मिंग धीरे से बोला, जाओ तियान, सावधान रहना। भल्लाल देव ने तुम्हारे खिलाफ लोग ढूंढने शुरू कर दिए हैं। भल्लाल देव सबको धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने तुमसे बात की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। बाहुबली हैरान था। तभी पीछे बैठा एक टफ लुकिंग लड़का, जिसके बाल बचकट थे, अचानक उठा। उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और सीधा बाहुबली के सिर पर तान दी। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। पर बाहुबली ने बिना डरे अपनी उंगली से गन की बैरल को साइड में पुश कर दिया। टीचर चिल्लाए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सीन कट होता है हॉलवे पर। वांग ताओ बाहुबली के साथ खड़ा था। उसने कहा, भल्लाल देव अभी तक रुकने वाला नहीं है। मैं अभी सुनहाव से बात करने जा रहा हूँ। तुम सावधान रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। दोनों सुनहाव की क्लास में गए। सुनहाव, जो कि ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का था, बाहर आया। वांग ताओ ने पूछा, तुमने अभी तक प्लान क्यों नहीं रोका? सुनने में आया है तुमने बाहुबली के लिए लोग ढूंढे हैं। सुनहाव हंसने लगा, अरे वांग ताओ, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? हमने तो पहले ही सुलह कर ली है। मैं सुनहाव अपनी बात का पक्का हूँ। हम अब अलग अलग रास्ते पर हैं। ये सुनकर बाहुबली को लगा कि शायद वो गलत सोच रहा था। शायद वो बस पैरानॉइड हो गया है। वापस क्लास में देवसेना ने पूछा, भल्लाल देव ने तुम्हारे लिए लोग ढूंढे हैं? बाहुबली ने उसे रियश्योर किया, नहीं, वांग ताओ ने सुनहाव से बात कर ली है। ये सब अफवाहें हैं। देवसेना ने कहा, अच्छा है, पर तुम खुद का ख्याल रखना। पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला। एक बहुत ही मस्कुलर लड़का, जिसके बाल सफेद थे और उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी, अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चिल्लाया, बाहुबली कौन है? वह सीधा बाहुबली की डेस्क की तरफ बढ़ा। बचकट वाले लड़के ने उसे पॉइंट कर दिया। मस्कुलर लड़के ने बिना कुछ बोले बाहुबली की डेस्क को एक जोर की लात मारी। बाहुबली जमीन पर गिर गया। मस्कुलर लड़का उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसके हाथ पर अपना भारी बूट रख दिया। वह चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन है जो मेरे भाई को हाथ लगाए? सबको पता है कि भल्लाल देव मेरा कालाके का छोटा भाई है। पूरे क्लास को झटका लगा। सुन हाओ भी हैरान रह गया। बाहुबली जमीन पर लेटा सोच रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भल्लाल देव का कोई बड़ा भाई है। कालाके गुस्से में बोला, मेरा भाई यहाँ चिंगनान हाई स्कूल में शांति से पढ़ने आया था, इसीलिए उसने किसी को नहीं बताया कि हम रिलेटेड हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बुली करोगे। और जब उस पर मुसीबत आई तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? सुनहाओ बीच में आया और घबराहट में बोला, भाई 1,000 युआन ले लो, बात खत्म करते हैं। कालाके ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना बूट बाहुबली के चेहरे पर रख दिया और कहा, इस दुनिया में पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी ताकत भी बोलती है। बाहुबली दर्द से कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस वांग ताओ के आने का इंतजार करना है। और तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है और वांग ताओ भागता हुआ अंदर आता है। उसकी नजरें जमीन पर पड़े बाहुबली पर पड़ती हैं और वह शॉक रह जाता है। उसे अब समझ आ गया है कि वह लेदर जैकेट पहने हुए मस्कुलर लड़का काला के असल में भल्लाल देव का बड़ा भाई है। बाहुबली जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि अब सब खत्म है, उसकी किस्मत खराब है। वांग ताओ ने तुरंत कालाके को समझाने की कोशिश की, भाई ये बाहुबली है, कुमार वर्मा का स्वॉन ब्रदर है। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के बीच। पर कालाके का गुस्सा सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें मेडिएट करने बोला है या बाहुबली को मेरे भाई के ऊपर चिकन बोन्स फेंकने को कहा है? ये कहकर उसने वांग को एक इतना जोर का मुक्का मारा कि वह सीधा जमीन पर गिर गया। वांग ताओ दर्द से कराह रहा था, पर उसने बाहुबली की तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई माफ करना, आज मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। काला क्या वांग ताओ को लात मारने वाला था कि सुनहाओ बीच में कूद पड़ा। वो घबराया हुआ बोला, भाई रुको। वांग ताओ को नहीं पता था कि भल्लाल देव तुम्हारा भाई है, वरना वो कभी ऐसा करता ही नहीं। कालाके ने सुनहाओ को धक्का दिया और बाहुबली की तरफ बढ़ा। तभी जमीन पर लेटे हुए वांग ताओ ने कालाके का बूट पकड़ लिया ताकि वो बाहुबली तक न पहुंच सके। कालाके ने गुस्से में पूछा, अभी भी इसे बचा रहा है? वांग ताओ ने हिम्मत करके कहा, भाई शायद मैं तुम्हारी भले के लिए ये कर रहा हूं। तुम कुमार वर्मा को इग्नोर कर सकते हो, पर उनके पीछे जो ताकत है उससे पंगा लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। कालाके जोर से हंसा और बोला, बात सीधी है, भल्लाल देव मेरा भाई है, अगर उसे किसी ने मारा है तो लूंगा ही, चाहे कुमार वर्मा या हुआंग ले ही यहाँ आ जाए।
मैं अपनी बात पर अड़िग रहूंगा। और तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक नया कैरेक्टर आता है। गोल्डन जैकेट, लंबे वेवी बाल और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान। ये था माँ जून। कालाके ने हैरानी से पूछा, माँ जून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जून ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दोस्त ने भेजा है, देखा जा सके तो बाहुबली के लिए बात कर दूं। जमीन पर पड़ा बाहुबली ये सुनते ही समझ गया कि ये कटप्पा का ही काम है। उसने सोचा कटप्पा को पहले से ही पता था कि मुसीबत आएगी। वांग ताओ ने राहत की सांस ली और माँ जून से रिक्वेस्ट की। माँ जून ने कालाके से कहा, इस बार किसी ऐसे ने भेजा है जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता। कालाके थोड़ा फेस दो, मैटर को सुलझा लेते हैं। कालाके ने सोचा और फिर मान गया क्योंकि वो माँ जून का कर्जदार था। उसने कहा, ठीक है, आज इसे नहीं मारूंगा, बस कल दोपहर 12 बजे तक 1,000 युआन चाहिए। माजून बाहुबली के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, कालाके से पिटने वाले को यूजुअली एक हफ्ता हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, पैसे देकर जान बच गई, इसे ही अच्छा मानो। वो वहां से चला गया। कालाके ने जाते जाते बाहुबली को वार्न किया, अगर दोबारा भल्लाल देव के पास गए तो जान से मार दूंगा। गैंग के जाने के बाद देवसेना और वांग ताओ ने बाहुबली को उठाया। देवसेना ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं दे दूं। बाहुबली ने मना कर दिया, नहीं, मेरे पास अपना तरीका है। वो शाम का वक्त था और बाहुबली और वांग ताओ स्कूल के बाहर सड़क पर चल रहे थे। बाहुबली अभी भी उस बीटिंग के बारे में सोच रहा था जो उसने कालाके से खाई थी, पर वांग ताओ का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। वह मुस्कुराते हुए बोला, यार पिटना कोई बड़ी बात है? जो बचपन से लेकर आज तक नहीं पिटा, हम जैसे लोगों के लिए तो यह डेली का नाश्ता है। बाहुबली हैरान था कि वांग ताओ इतना ओपन माइंडेड कैसे। वांग ताओ ने समझाया, देखने में हम अब कितने भी पावरफुल क्यों ना लगे, हाई स्कूल के कॉरिडोर्स में दबंगई क्यों ना करें, असल में हम सब वहीं से शुरू किए हैं जहां से तुम अब हो। हर एक को पिटाई खानी पड़ी है। सुन हाओ को देख लो, वो बचपन से कितना पिटा है और अभी भी कभी भी कोई नया झगड़ा हो सकता है। वांग ताओ ने आगे कहा, हर किसी के पास बैकअप नहीं होता, मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, हर कदम मार खाकर ही आगे बढ़ा हूं। धीरे धीरे अपने लोग जोड़े, धीरे धीरे दूसरों को मारना शुरू किया और तब जाकर लोगों ने मुझे माना। कोई इससे टूट जाता है पर कोई इससे और सख्त बन जाता है। बाहुबली के मन में वांग ताओ की ये बातें गूंज रही थीं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल के 3 साल की बुलिंग ने मुझे कमजोर और डरपोक बना दिया था, पर वांग ताओ की बातों ने मेरे अंदर कहीं एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। वांग ताओ ने कहा, इसलिए पीटना कोई बड़ी बात नहीं है, असल में हमें लकी होना चाहिए कि माँ जून आ गया। अगर वो नहीं आता तो शायद हम दोनों की हालत और भी खराब होती। काला के कोई आम गुंडा नहीं है, वह ग्रेड 11 का सबसे खतरनाक लड़का है। कुमार वर्मा भी उसे आसानी से नहीं संभाल सकता। भल्लाल देव ने सही आदमी ढूंढ लिया है बदला लेने के लिए। काला के पैसे का भूखा है, वह भल्लाल देव से पैसे लूटेगा ही। दोनों वहां से सीधे इंटरनेट कैफे पहुंच गए। कैफे का ऑनर उन्हें देखते ही चिल्लाया, कुमार वर्मा के ये दो छोटे भाई फिर आ गए, चेहरे और शरीर पर चोटें हैं, लगता है फिर पिट गए। अंदर कुमार वर्मा उनका इंतजार कर रहा था। वे गुस्से में बोला, क्या हुआ, फिर पिट गए? बाहुबली ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बताया, भल्लाल देव ने हेल्प बुलाई है, इस बार हम दोनों को मार पड़ी है। कुमार वर्मा और गुस्से में आ गया, किसने मारा? वांग ताओ ने कहा, काला के वह कुत्ते का बच्चा। कुमार वर्मा चिल्लाया, उसकी खाल में अभी नोच लूंगा। वांग ताओ ने बताया, वह कहता है भल्लाल देव उसका भाई है, मामला सिंपल नहीं है। कुमार वर्मा ने कहा कि काला के पैसों के लिए लड़ता है, वरना वह खुद उससे निपट लेता। तभी बाहुबली ने आगे बढ़कर कहा, थैंक यू कि आपने मजून को भेजा, उसकी वजह से हम बच गए, पर मैं ये मामला यहाँ खत्म नहीं करना चाहता और वो 1,000 रुपये भी मैं नहीं दूंगा। कुमार वर्मा ने कहा, हम तुमसे वो पैसे कभी नहीं लेंगे। बाहुबली ने पूछा, पर मजून तो आपका भेजा हुआ नहीं था ना? अगर आपने नहीं भेजा तो किसने उसे मेरी मदद के लिए भेजा? तभी वहां हुआंग लेई ने कहा, कटप्पा ने भेजा होगा। ये सुनते ही कटप्पा गुस्से में वांग ताओ की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, वांग ताओ, एक मामला भी ठीक से नहीं सुलझा पाया, अभी तक हमारे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें वो बीटिंग मिलनी चाहिए थी। यहाँ से दूर हो जाओ। पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। सब शौक थे कि कटप्पा अचानक वांग ताओ को क्यों डांट रहा है। कुमार वर्मा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी तक खड़े क्या हो, दिमाग है या नहीं? और बाहुबली को लेकर बाहर निकल गया। वे तीनों बिल्डिंग की छत रूफटॉप पर पहुंच गए। वहां शांति थी। कुमार वर्मा ने कहा, वांग ताओ अच्छा लड़का है, सबका ख्याल रखता है। हुआंग लेई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इस बार कालाके के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। कुमार वर्मा ने हुआंग लेई से सिगरेट मांगी और दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। बाहुबली ने बीच में बोलकर उन्हें रोका, पहले बात खत्म करो, लड़ाई बाद में करना ना। कुमार वर्मा ने गंभीर होकर बाहुबली से पूछा, बताओ क्या तुम इस मामले को ऐसे ही छोड़ दोगे? बाहुबली ने तुरंत कहा, नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो भल्लाल देव मुझे हमेशा के लिए कुचल देगा। हुआंग लेई ने सिगरेट का कश लेते हुए असल सच्चाई बताई, सुनो, हमने वांग ताओ को इसलिए डांटा और भगाया क्योंकि कालाके ने हाथ उठा दिया है। मामला अब सिंपल नहीं रहा। वांग ताओ चिंगनान हाई स्कूल का स्टूडेंट है। अगर वह हमारी वोकेशनल स्कूल के झगड़ों में फंस गया तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कुमार वर्मा ने बाहुबली को समझाया कि इस इलाके में 3 स्कूलों के गैंग्स के बीच एक 3 तरफा राइवलरी है, चिंगनान हाई, माहिष्मती वोकेशनल और माहिष्मती नंबर 7 मिडिल स्कूल। कुमार वर्मा ने बताया, देख जाओ तियान, हम तीनों स्कूलों के गुंडे आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर हम एक बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन अगर वांग ताओ जो चिंगनान हाई का स्टूडेंट है हमारी तरफ से लड़ाई में कूदा तो उसका अपने ही स्कूल में जीना हराम हो जाएगा।
इसलिए इंटरनेट कैफे में उन्होंने वांग ताओ को जानबूझकर सबके सामने डांटा और भगा दिया। ये सब एक नाटक था, ताकि चिंगनान हाई के लोगों को लगे कि वांग ताओ को वोकेशनल स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, ताकि उसकी इज्जत बची रहे। बाहुबली हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग कितने समझदार हैं और वे सच में वांग ताओ की परवाह करते हैं। कुमार वर्मा ने बाहुबली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम हार नहीं मानना चाहते तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम हमारे अपने भाई हो। ये सुनकर बाहुबली की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पास असली दोस्त हैं। अगली सुबह तीनों सड़क पर चल रहे थे। कुमार वर्मा ने बाहुबली से कहा कि वह अपनी क्लास में जाए और एश्योर किया कि वह कालाके और भल्लाल देव को हैंडल कर लेंगे। बाहुबली मुस्कुराया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब बाहुबली क्लासरूम में आया तो क्लास मॉनिटर भल्लाल देव तुरंत खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, जाओ तियान, तुम लेट आए हो। एज ए मॉनिटर, मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तुम्हें 5,000 शब्दों का निबंध लिखना पड़ेगा और पूरे क्लास के सामने पढ़ना पड़ेगा। बाहुबली ने शांति से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शेनी माँ, तेरी माँ का शुक्रिया। पूरी क्लास में जोर जोर से हंसी फैल गई। देवसेना और बाकी सब हंसने लगे। भल्लाल देव गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, तुमने मुझे गाली दी। बाहुबली आगे बढ़ा, खिड़की के पास गया और वहां रखा एक भारी फ्लावर पॉट उठा लिया। वह भल्लाल देव के पास गया और कहा, क्या तुम्हें लगता है पिछली बार मैंने तुम्हारा सिर अच्छे से नहीं फोड़ा? अगर तुमने मुझे निबंध लिखने को कहा तो मैं ये फूल सीधा तुम्हारे सिर पर दे दूंगा। बताओ क्या लिखना है निबंध में? भल्लाल देव डर के मारे पीछे हटने लगा। सुन हाओ वे ब्लॉन्ड लड़का बीच में आया और भल्लाल देव को खींचकर बैठा दिया। क्लास मॉनिटर, बैठ जाओ, पढ़ाई में डिस्टरबेंस मत करो। भल्लाल देव चुपचाप बैठ गया। बाहुबली ने प्लांट वापस रख दिया। चश्मे वाला लड़का चेनमिंग उसके पास आया और बोला, तियानगे ब्रदर तियान, आज तो आप बहुत कूल लग रहे थे। बाहुबली हैरान रह गया। उसने सोचा, जब मैं एक अच्छा शांत लड़का था तो किसी ने मुझे ब्रदर नहीं कहा, लेकिन अब जब मैं लड़ता हूँ, गाली देता हूँ और धमकी देता हूँ तो लोग मुझे तियानगे बुलाते हैं। सच में ये दुनिया पागल हो गई है। बाहुबली ने नोटिस किया कि भल्लाल देव, जो हमेशा उसे बुली करता था, आज उससे आंखें चुरा रहा है और नर्वस लग रहा है। बाहुबली को एहसास हुआ कि शायद अब भल्लाल देव उससे डरने लगा है। बाहुबली मुस्कुराते हुए भल्लाल देव की तरफ बढ़ा। एक लड़का जिसके शर्ट पर स्कल था तुरंत खड़ा हो गया, जैसे वो लड़ाई के लिए तैयार हो। पर बाहुबली ने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, मैं बस भल्लाल देव से एक बात करने आया हूँ। बाहुबली ने भल्लाल देव से कहा, अपने दोस्त कालाके को बता देना कि हुआंग ले क्लास के बाद उन दोनों को इंटरनेट कैफे बुलाए हैं। तभी देवसेना, पिंक जैकेट वाली लड़की, आगे आई और चेनमिंग से अपनी सीट चेंज करने को कहा ताकि वो बाहुबली के बगल बैठ सके। बैठते ही उसने बाहुबली से पूछा, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द कर रहा है? बाहुबली ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। देवसेना ने कहा, वाकई मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हार्ड बोन्स हैं। तुमने भल्लाल देव को ऐसे चैलेंज किया, काफी इंप्रेसिव था। फिर उसने क्यूरियोसिटी में पूछा, वैसे तुम कुमार वर्मा और हुआंगलेई को कैसे जानते हो? क्या तुमने उन्हें मदद के लिए पैसे दिए हैं? बाहुबली ने मना कर दिया और पूछा, क्या तुम कटप्पा को जानती हो? ये सुनकर देवसेना हैरान रह गई और बोली, कटप्पा? वह तो मेरे पड़ोस में रहता है, वह एक लीजेंड है। देवसेना ने बाहुबली को पूरे एरिया के गैंग हायरार्की के बारे में बताया। उसने बताया कि 3 स्कूल हैं, चिंगनान हाई, वोकेशनल स्कूल और माहिष्मती नंबर 7। हर स्कूल के अपने लीडर्स हैं, जैसे चिंगनान के लाओ गो, माइगे, जुआन तो और माहिष्मती नंबर 7 के 7 ड्रैगन्स एंड 6 फिनिक्स, पर सबसे ज्यादा फेमस कटप्पा है। उसने बताया, कटप्पा ने वोकेशनल स्कूल में सिर्फ एक साल में जीरो से किंग बनने का सफर तय किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक आउटसाइडर, बाहर का स्टूडेंट है, फिर भी उसने लोकल गुंडों को हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। यहाँ तक कि कुमार वर्मा और हुआंग लेई भी उसके लिए काम करते हैं। देवसेना ने सजेस्ट किया, अगर कटप्पा ने चिंगनान हाई के लीडर्स से बात कर ली तो वो तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। बाहुबली ने हैरानी से कहा, तुम्हें इन सब चीजों का काफी नॉलेज है। देवसेना हंसी और बोली, लड़कियों को गॉसिप पसंद होती है। बाहुबली ने पूछा, वैसे तुम भल्लाल देव को क्यों पसंद नहीं करती? देवसेना ने गुस्से में कहा, वो बहुत घमंडी है, हमेशा अपने पैसे और पेरेंट्स की पावर दिखाता है, वो एक जर्क है। बाहुबली को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, मिडिल स्कूल में भल्लाल देव ने पूरी क्लास को मेरे खिलाफ कर दिया था और मैं हमेशा यही सोचता था कि शायद गलती मेरी है, पर अब लग रहा है कि मैं बस एक विक्टिम था। क्लास खत्म हुई। बाहुबली ने भल्लाल देव से कहा, कालाके को ढूंढो, मैं तुम दोनों का इंतजार टीचिंग बिल्डिंग के नीचे करूंगा। भल्लाल देव डर के मारे कांपने लगा। बाहुबली बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। तभी उसने मजून, लंबे बालों वाला लड़का को देखा जो एक लड़की के साथ आ रहा था। बाहुबली ने सोचा, यह लड़की काफी सुंदर है, मजून के साथ अच्छी लग रही है। मजून ने बाहुबली को देखा और कहा, मैं भल्लाल देव और कालाके का इंतजार कर रहा हूँ, हुआंग लेई उनसे बात करना चाहते हैं। बाहुबली समझ गया कि मजून वहां उसकी मदद के लिए आया है। उसने सोचा, रुको, मैं ये पूछना भूल गया कि आखिर किसने माँ जून को दोपहर को मेरी मदद के लिए भेजा था। स्कूल के बाहर कालाके और भल्लाल देव ने बाहुबली का रास्ता रोक लिया। कालाके गुस्से में था। उसने कहा, सुबह सुबह हुआंग लेई के पास क्या करने जा रहा है? मैंने तुमसे 1,000 रुपये मांगने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत बादशाह हो गए हो?
क्या तुम वोकेशनल स्कूल वालों को बुलाकर यहाँ चिंगनान हाई में राज करना चाहते हो? बाहुबली ने बिना डरे कहा। चलो, हुआंगलेई इंतजार कर रहे हैं। भल्लाल देव हैरान रह गया कि ये लड़का अब डर नहीं रहा। वे दोनों भी बाहुबली के पीछे चल पड़े। इंटरनेट कैफे के बाहर पहुंचते ही माहौल काफी इंटेंस हो गया। वहां कुमार वर्मा अपने पूरे गैंग के साथ खड़ा था। कालाके ने मजाक में कहा, ओए हुआंगलेई, इतने सारे लोग क्यों बुलाए हैं? क्या मुझे मारने का प्लान है? पर कुमार वर्मा हंसने लगा और कालाके को गले लगा लिया। अरे पगले, इतने लोग सिर्फ वेलकम करने के लिए हैं। तुम वोकेशनल स्कूल वालों पर भरोसा नहीं करते क्या? दोनों हंसने लगे और बाकी लोग भी रिलैक्स हो गए। लग रहा था कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं जो आपस में मजाक कर रहे हैं। कुमार वर्मा और कालाके कैफे की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। बाहुबली पीछे खड़ा सुन रहा था। कालाके ने पूछा, कटप्पा कहाँ है? कुमार वर्मा ने कहा, वह कल रात भर गेमिंग कर रहा था, अभी डॉर्म में सो रहा है। फिर बात असली मुद्दे पर आई। कुमार वर्मा ने कहा, मेरा सुझाव है कि ये मामला यहीं खत्म कर दो। मैंने वांगताओ को इसलिए भेजा था ताकि मामला शांत हो जाए। सुना है वांगताओ और सुनहाओ की आपस में अच्छी बनती है। वे इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने सुना था कि दोनों पार्टियां मान गई थी, तो बीच में बाहुबली क्यों आया? कालाके ने गुस्से में कहा, होश में बात करो। अगर मामला शांत हो गया होता तो ठीक था, पर तुम्हारे इस छोटे भाई बाहुबली ने हद कर दी। उसने भल्लाल देव के सिर पर चिकन बोन्स फेंक दिए। ये इंसल्ट थी? बाहुबली आगे आया और बोला, पहली बात, भल्लाल देव ने पहले चबाए हुए चिकन बोन्स मेरे सिर पर फेंके थे। दूसरी बात, मैं दोपहर को डॉर्म गया तो उसने मेरे बिस्तर पर पैर रख दिए। और तीसरी बात, भल्लाल देव ने मिडिल स्कूल में 3 साल तक मुझे बुली किया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुमार वर्मा ने यह सुनकर कालाके की तरफ देखा। सुन लिया ना, 3 साल तक बुली। कालाके जोर से हंसा। कुमार वर्मा, मैंने आज तक किसी को 3 साल तक बुली होते नहीं देखा जो इतना टफ हो। जो बंदा 3 साल तक मार खाता है वह अचानक इतना बदल कैसे सकता है? मुझे लगता है यह झूठ बोल रहा है। कुमार वर्मा ने सिगरेट का कश लेते हुए समझाया, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पुराना वक्त अलग था। 30 साल नदी के इस पार, 30 साल नदी के उस पार, मतलब वक्त बदलता रहता है। कोई हमेशा विक्टिम नहीं रहता। जैसे हमारा कटप्पा 1 साल पहले वोकेशनल स्कूल में वो भी एक मामूली लड़का था जिसे सब मारते थे, पर आज वो किंग है। बाहुबली भी वही कर रहा है। कालाके ने घूरते हुए कहा, बाहुबली जैसे छोटे को कटप्पा से कंपेयर मत करो, वो इसके लायक नहीं है। कुमार वर्मा मुस्कुराया। 1 साल पहले लोग कटप्पा को भी ऐसे ही चिढ़ाते थे। आज भी बहुत लोग उसे गाली देते हैं, पर वो ऊपर आ गया। फिर कुमार वर्मा ने कालाके से रिक्वेस्ट की, कालाके, हमारी दोस्ती अच्छी है, मेरा एक एहसान मानो, बाहुबली को अब और मत सताओ, मामला यहीं खत्म करो। इंटरनेट कैफे के बाहर का माहौल काफी टेंस था। कुमार वर्मा ने बाहुबली को इशारा किया और कहा, जाओतियान इधर आओ और सुनहाओ को कॉल करो। अगर तुम्हें चिंगनान हाई स्कूल में सरवाइव करना है तो सुनहाओ की प्रोटेक्शन चाहिए। बाहुबली आगे बढ़ा और उसने झुककर सुनहाओ को बुलाया, पर कालाके, जो एक स्पाइक्स वाली लेदर जैकेट पहने बैठा था, उसने गुस्से से हाथ दिखा दिया। मुझे कोई नया भाई नहीं चाहिए, मैं इतना जेनरस नहीं हूं। कुमार वर्मा ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, ठीक है, अगर तुम इसे भाई नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, बस इसे और परेशान मत करो। कालाके का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, कुमार वर्मा, मैंने तुम्हारी इज्जत में इसे अभी तक नहीं मारा, वरना ये लड़का अभी तक जमीन पर लेटा होता। मुझे पता है ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, पर मुझे 1000 रुपये चाहिए। कुमार वर्मा के पीछे खड़ा एक लड़का ब्लैक शर्ट वाला गुस्से में आगे आया और चिल्लाया, अगर तूने इसे फिर से हाथ लगाया तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा। कालाके खड़ा हो गया और उसने उस लड़के को घूरा। तू कौन है बीच में बोलने वाला? तू बस माई गे के दम पर इतना बोल रहा है ना? चल, अगर हिम्मत है तो 1 on 1 लड़ाई। कालाके जोर से हंसा। आज के जमाने में कौन 1 on 1 लड़ता है? अगर तुम सब मिलकर भी मुझे मारना चाहो तो भी मैं तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक हूं। चलो, बेस्ट ऑफ 3 खेलते हैं। कुमार वर्मा ने तुरंत बीच में कूदकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। कालाके, शांत हो जा, हम यहाँ लड़ने नहीं, बात करने आए हैं। अगर हम दोनों गैंग्स आपस में लड़े तो नतीजे बहुत बुरे होंगे, तुम्हें समझना चाहिए। कालाके थोड़ा शांत हुआ, पर उसने अपनी शर्त रखी। मैं समझता हूं, पर मेरे भाई भल्लाल देव का बदला लेना जरूरी है। बाहुबली को 1000 रुपये देने होंगे और मेरे भाई से माफी मांगनी होगी। कुमार वर्मा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें इतना सख्त होना पड़ेगा? कालाके हंसा। कुमार वर्मा, यह सिचुएशन है, बाहुबली तो बस तुम्हारा एक छोटा भाई है, क्यों उसके लिए इतनी दिक्कत ले रहे हो? कुमार वर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया, दरअसल बाहुबली मेरा भाई नहीं है, वह कटप्पा का भाई है। कालाके जोर से हंसने लगा। झूठ मत बोलो, कटप्पा को इस मामले के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहुबली सच में कटप्पा का भाई होता तो क्या वह ऐसे पिटकर खड़ा होता? और तभी थाक एक ईंट हवा में उड़ी और सीधा कालाके के सिर पर जा लगी। कालाके के सिर से खून बहने लगा। वह दर्द और गुस्से में चिल्लाया, कौन है साला, किसने मारा? सबकी नजरें सड़क की तरफ गईं। वहां एक लंबा साया दिखाई दिया। वह कटप्पा था, ग्रे ट्रेंच कोट में। कुमार वर्मा और बाकी लोग तुरंत खुश हो गए। कटप्पा, आप फाइनली आ गए। कालाके का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कटप्पा आगे बढ़ा और कालाके को देखकर मुस्कुराया, हेलो चूहा, राइट? कालाके का निकनेम। फिर उसने कुमार वर्मा की तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? कुमार वर्मा ने डरते हुए कहा, मुझे डर था कि हमारी रिलेशनशिप खराब ना हो जाए।
कटप्पा ने गुस्से में कहा, रिलेशनशिप की माँ की जिसके पास ताकत है वही बोलता है। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है, इतनी छोटी सी बात नहीं सुलझा पाए। कटप्पा ने जमीन से वही ईंट उठाई जिससे कालाके को मारा गया था। उसने सीधा काला को देखा और बिना किसी डर के उसके सिर पर ईंट दे मारी। कालाके जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। कालाके चिल्लाया, कटप्पा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कटप्पा ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता, बाहुबली मेरा भाई है। वो मेरा वो भाई है जिसके साथ मैं बचपन में एक ही पेंट पहनकर बड़ा हुआ हूँ। बाहुबली ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा हम बचपन में साथ खेलते थे, पर बड़े होकर कांटेक्ट कम हो गया था। आज कटप्पा ने इतने लोगों के सामने मुझे अपना भाई कहकर मेरी इज्जत बचा ली। काला के डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, कटप्पा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। कटप्पा ने अपना ध्यान भल्लाल देव की तरफ किया। वह भल्लाल देव गया और पूछा, हम पहले मिले हैं ना? मैंने तुम्हें पहले मारा था ना? बाहुबली शौक रह गया। उसे अब समझ आया कि कटप्पा ने भल्लाल देव को पहले भी मारा था। कटप्पा ने भल्लाल देव से पूछा, बताओ मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों मारा था? भल्लाल देव पसीने पसीने हो गया। उसने डरते हुए कहा, तुमने मुझे कहा था कि अब से बाहुबली को कभी परेशान मत करना। बाहुबली को झटका लगा। उसने सोचा, मतलब कटप्पा ने 6 महीने पहले भल्लाल देव को मेरे लिए वार्न किया था, पर उसके बाद भी भल्लाल देव ने मुझे और ज्यादा बुली किया। कटप्पा ने गुस्से में कहा, लगता है तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी। उसने जमीन से एक और ईंट उठाई। क्या अभी भी कुछ कहना चाहते हो? भल्लाल देव रोते हुए बोला, हम दोनों एक ही टाउन से हैं, प्लीज मुझे मत मारो। कटप्पा ने कहा, याद रखना, मेरे भाई को परेशान करना मौत के बराबर है। भल्लाल देव डर के मारे रो पड़ा, मैं गलती करूंगा, प्लीज छोड़ दो। कटप्पा ने पूछा, प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मैंने पहले कम मारा था या तुम्हें बहुत हिम्मत हो गई है? ये कहकर उसने ईंट सीधा भल्लाल देव के चेहरे पर दे मारी। भल्लाल देव इतना डर गया कि उसके पेंट में पेशाब निकल गई। वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे और उंगली उठाने लगे। कटप्पा ने बाहुबली की तरफ मुड़कर कहा, देखा, वो इसलिए तुम्हें bully कर रहा है क्योंकि वो तुमसे डरता नहीं है। अगर तुम्हें इस किस्मत से बाहर निकलना है तो तुम्हें उसे डरना सिखाना पड़ेगा, समझे? पिछले 3 सालों में जब वो तुम्हें bully कर रहा था, तुमने अपने दिमाग में उसे हजारों बार मारा है, पर अफसोस वो सिर्फ एक ख्याल था। बाहुबली ने आगे बढ़कर कटप्पा के हाथ से ईंट ले ली। भल्लाल देव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाहुबली प्लीज मुझे मत मारो, मैं गलती करूंगा, हम क्लासमेट हैं। देखो हमारी पुरानी यादें, मैंने तुम्हें मिल्क भी पिलाया था। बाहुबली को पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा, जब हम डेस्कमेट बने तो उसने मुझे स्नैक्स दिए थे, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि वो एग्जाम में मेरे पेपर्स कॉपी कर सके। बाहुबली ने गुस्से में कहा, झुक जा नीचे। उसने ईंट भल्लाल देव के सिर पर दे मारी। भल्लाल देव दर्द से चिल्लाया और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। बाहुबली ने फाइनली अपने बुली को सबक सिखा दिया था। भल्लाल देव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सिर से खून बह रहा था। बाहुबली ने उसे देखा और सोचा, क्या किसी को अपने आगे झुकाना सच में गर्व की बात है? तुमने शायद उसके शरीर को तो जीत लिया है, पर उसके दिल को कभी नहीं जीत पाओगे। बाहुबली को पता था कि भल्लाल देव के दिमाग में क्या चल रहा है। वह सिर्फ डर के मारे झुका है। अंदर ही अंदर वह बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। पर बाहुबली ने उसे उठने का इशारा किया और कहा, उठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, वरना मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदला ले सकते हो तो कभी भी आ जाना। भल्लाल देव हैरान रह गया कि बाहुबली उसे छोड़ रहा है। वह डरते हुए उठा और वहां से भाग गया। सुनहाव ने कटप्पा से पूछा, क्या हमें उसे सच में जाने देना चाहिए? कटप्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, काला के तो तुम्हारे लिए ही आया था। अगर भल्लाल देव अभी चला गया तो काला के बाद में उसकी जरूर पिटाई करेगा। डोंगवान के एक रहने वाले के नाते मैं उसे वार्न कर रहा हूँ। फिर कटप्पा ने बाहुबली की तरफ मुड़कर पूछा, कैसा लगा? सुकून मिला ना? बाहुबली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा सुकून मिला। कटप्पा, आज के लिए थैंक यू। कटप्पा ने कहा, अरे पगले, भाइयों में थैंक्स नहीं होता। उसने फिर पूछा, वैसे क्या तुमने पहले कभी भल्लाल देव को मारा था? बाहुबली कंफ्यूज हो गया। कटप्पा ने बताया, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को बताया था कि तुम्हें स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो मैंने गुस्से में भल्लाल देव को ढूंढा, उसे एक गली में खींचा और अच्छी तरह पिटाई की थी। मैंने उसे मना किया था कि वह तुम्हें परेशान न करे। बाहुबली को अचानक सब समझ आ गया। उसने सोचा, बाद में भल्लाल देव ने मुझे और ज्यादा बुली किया। उसने अपना गुस्सा और ह्यूमिलिएशन मुझ पर निकाला। कटप्पा ने गुस्से में कहा, लगता है मैंने उसे उस वक्त हल्का मारा था। कोई बात नहीं, अब हमारे स्कूल पास हैं। अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो सीधा मुझे ढूंढ लेना। अचानक कटप्पा को कुछ याद आया और वो घबरा गया। अरे, सब लोग कहाँ गए? मेरा गेम अकाउंट कौन लेवल अप करेगा? मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। कुमार वर्मा ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो कटप्पा, मैंने लाओ झांग को बोल दिया है, वो अभी ग्राइंड कर रहा है। कटप्पा ने चैन की सांस ली। कटप्पा ने बाहुबली से कहा, इस बार मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर अगली बार अगर काला के जैसे किसी से पंगा पड़े तो बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ना। बाकी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूं ना संभालने के लिए। सब लोग जोर से हंसने लगे। कुमार वर्मा ने बाहुबली से माफी मांगी कि उसने मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। बाहुबली ने कहा कि कोई बात नहीं, सबने उसका ख्याल रखा और माँ जून ने भी कालाके को रोका था। कटप्पा ने माँ जून के बारे में पूछा
और बाहुबली को सलाह दी कि उससे अच्छे रिश्ते रखें। फिर कटप्पा ने अचानक बाहुबली से एक गंभीर सवाल पूछा, जाओ तियान, जब तुमने वो फ्लावर पॉट उठाया था भल्लाल देव को मारने के लिए, तो क्या तुमने ये सोचा था कि अगर मैं वहां नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? बाहुबली ने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ मैंने सोचा था। अगर मुझे तुम नहीं मिलते तो मैं सीधा घर चला जाता और स्कूल ट्रांसफर कर लेता। कम से कम अगले 3 साल तक मुझे बुली नहीं होना पड़ता। कटप्पा ने बाहुबली की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर असली मर्द वाली हिम्मत है। तभी कुमार वर्मा ने देखा कि कटप्पा खड़े खड़े सो रहा है। उसने उसे हिलाया तो कटप्पा बोला, मैं तो बस झपकी ले रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक किया कि कटप्पा की खड़े होकर सोने की कला कमाल की है। कटप्पा अचानक होश में आया जैसे वो अभी सोकर उठा हो। उसने हैरानी से पूछा, अरे मैं तो डॉर्म में था ना, यहाँ कैसे आ गया? कुमार वर्मा और बाकी लोग हैरान रह गए। कुमार वर्मा ने कहा, कटप्पा तुम तो यहाँ आधे घंटे से खड़े हो, तुमने ही तो काला के और भल्लाल देव को पीटा था। बाहुबली भी कंफ्यूज था। उसने सोचा क्या कटप्पा को सब भूल गया, हमने अभी बात की थी। पर कटप्पा मुस्कुराया और बोला, मैं मजाक कर रहा था, मैं सब सुन रहा था, मैं बस सोच रहा था कि अब मैं तुम्हें एक प्लान बताऊं जो सबके होश उड़ा देगा। कटप्पा ने कहा, माइगे कालाके का बॉस अभी जेल में है, वो 15 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब शॉक्ड थे। कुमार वर्मा ने पूछा, क्या वो जेल में कैसे गया? कटप्पा ने हंसते हुए बताया, मैंने एक लियांगपी स्टॉल के मालिक को पैसे देकर कहा था कि वो माइगे के खाने में एक पूरी बोतल मिर्च डाल दे। माइगे का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने हंगामा किया और पुलिस ने उसे उठा लिया। अब वो 15 दिन तक फ्री खाना जेल खाएगा। बाहुबली समझ गया। इसलिए कटप्पा ने कालाके को इतनी बुरी तरह पीटा, क्योंकि उसका बॉस माइगे पहले से ही जेल में था, तो कोई बदला लेने वाला नहीं था। कटप्पा फिर बाहुबली की तरफ मुड़ा और गंभीर होकर कहा, जाओ तियान, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें चिंगनान हाई स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बाहुबली घबरा गया, क्यों? मैंने तो अभी बुलिंग खत्म की है। कटप्पा ने समझा कि हम 15 दिन बाद माइगे बाहर आएगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वह भल्लाल देव से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम यहाँ रहे तो वह तुम्हें बुरी तरह परेशान करेगा। वोकेशनल स्कूल में आ जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। वहां का प्रिंसिपल तुम्हारा स्वागत करेगा और स्कॉलरशिप भी देगा। बाहुबली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने ये स्कूल बुलिंग से बचने के लिए ज्वाइन किया था, पर अब लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। कुमार वर्मा और बाकी लोग भी बाहुबली को गले लगाने लगे। हाँ भाई, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाहुबली रो पड़ा। उसने सोचा, शायद ये लोग कटप्पा की वजह से मेरे पास हैं, पर आज मुझे पहली बार असली दोस्त महसूस हो रहे हैं। फिर सब लोग इंटरनेट कैफे गए गेम खेलने। कटप्पा बहुत एक्साइटेड था। चलो मेरा अकाउंट चेक करते हैं। मैंने कहा था ना कि मेरा अकाउंट 24 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए। पर जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, डिफीटेड। कटप्पा चिल्लाया, लाओ झांग, तूने मेरा कैरेक्टर क्यों मरवा दिया? तू बता। इंटरनेट कैफे में कटप्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कैफे के मालिक लाओ झांग को कॉलर से पकड़कर झटका दिया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाओ झांग डर के मारे कांप रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, कोई कस्टमर पैसे देने आया था। मैंने स्क्रीन स्विच की और जब वापस आया तो आपका कैरेक्टर गेम में मर चुका था। कटप्पा ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मेरा अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है? लाओ झांग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कंपनसेशन दूंगा, मैं आपको 50 रुपए की मेंबरशिप रिचार्ज कर देता हूँ। कटप्पा को यह सुनकर और गुस्सा आ गया, क्या मैं पैसों से खरीदा जा सकता हूँ?